ये बात है कब की? 17 सितंबर 1987 को। 17 सितंबर 1987 को, ध्यान से सुनना, 17 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता ये क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। 17 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जानते हो, इंटरनेट में ही पढ़ते हो आप लोग, समझाऊंगा पूरा। 17 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना गया। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र अभिभाषण में, यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र अभिभाषण में हर वर्ष 17 सितंबर को, क्या हुआ? नहीं ना, अच्छा आज है ना, आज मैं क्या बोल रहा हूं, 16 सितंबर, बिल्कुल सही बात है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाने की घोषणा की। ओजोन दिवस बनाने की घोषणा की। 16 है, बिल्कुल 17 तो आज ही है ना, आज तो मोदी का बर्थडे है ना। यस सर। हाँ, तो 16 सितंबर की बात है, बिल्कुल करेक्ट कर लो। वो आज के डे से बता रहा हूं क्योंकि बात कल की है ना, ये माइंड में मेरे भी 16 ही था, लेकिन लिख 17 रहा हूं, बोल भी 17 रहा हूं मैं। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारी बातें पढ़ेंगे। आगे लिखो, ओजोन परत की इकाई को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तो याद करनी है, बाकी समझना है। ओजोन परत की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। ये कई बार अच्छे अच्छे एग्जाम से पूछा गया है, ये मास्टरों का, हाँ डॉप्सन, डॉप्सन समझ लेना आप। एक जीएमबी डॉप्सन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा का पूरा जो ओजोन केमिकल तंत्र दिया था, जिसको फोटोकेमिकल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल तंत्र। क्या बोलते हैं भाई? फोटोकेमिकल तंत्र। ये आप जब ट्रोपोस्फेयर पढ़ोगे, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ोगे, मेसोस्फेयर पढ़ोगे, आप इसमें जैसे क्रोनोस्फेयर पढ़ोगे, फोटोस्फेयर पढ़ोगे, ये सारे क्या बोल रहा हूं मैं? हिंदी में बोले तो मैं इनको बोल रहा हूं सौर मंडल बोल रहा हूं, समताप मंडल बोल रहा हूं, मध्य मंडल बोल रहा हूं, ब्रह्मांड मंडल बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं मैं अंतरिक्ष मंडल। क्या बोल रहा हूं मैं? अंतरिक्ष मंडल। समझ में आ गई बात? जैसे सूर्य होता है, सूर्य में क्या देता है? फोटो देता है। क्या देता है? खींचने वाली फोटो नहीं बोल रहा हूं, फोटो बोले तो प्रकाश की इकाई का नाम है। किसका नाम है? समझ में आ गई बात? और सूर्य का जो आवरण, जैसे पृथ्वी का जो आवरण होगा वो तो सौरमंडल कहलाएगा। पृथ्वी का जो आवरण होगा उसे तो सौरमंडल कहेंगे ना। अरे कहेंगे नहीं कहेंगे? ऐसे ही सूर्य का जो वायुमंडल है उसका, मतलब समझने के लिए बता रहा हूं, सूर्य का जो सौरमंडल है उसको क्या बोलेंगे? फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर। क्या बोलेंगे? फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर। और सेलेस्टियल फेयर जानते हो? अंतरिक्ष, इसको बोलते हैं अंतरिक्ष मंडल को बोलते हैं। वर्णक मंडल होता है जो सेलेस्टियल बोलते हैं, जिसको आप सेलेस्टियल, एक बुक भी लिखी गई थी, बहुत शानदार बुक है, सेलेस्टियल। रिपीट, सेलेस्टियल स्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? सेलेस्टियल स्फेयर। क्लियर? तो हम इन बातों को समझेंगे। इनको समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। ओजोन परत की खोज की गई थी 1913 में। कब की गई थी? 1913 में। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात पढ़ेंगे अपन ज्योग्राफी के अंदर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं करंट के माध्यम से, ये तो, लेकिन आपको कई सारी बातें इंक्लूड करनी है। 1912 के अंदर एक बुक आई थी, अल्फ्रेड वेगनर की बुक का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन। अरे क्या नाम था बुक का? महाद्वीपीय विस्थापन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। रिपीट, और ये 1912 में ये बुक लिखी गई थी। इसको रिलीज किया गया था 1922 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा? वेगनर ने ही समझाया था कि पृथ्वी फेंजिया के रूप में 7-8 महाद्वीपों तक कैसे जाती है। और 1912 ज्योग्राफी के इतिहास में, ज्योग्राफी के इतिहास में इसको भूगोल
शताब्दी ईयर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूगोल शताब्दी ईयर्स भी कहते हैं। कई सारी बातें हैं। आपके जो अक्षांश है, देशांतर है, इनकी जो डेफिनेशंस आती है वो डेफिनेशन कब आती है? 1912 में। कब आती है? 1912। इतनी बात समझ में आ गई। और 1913 में सबसे शानदार काम किया गया। 1913 में क्या स्पेक्ट्रम पे काम चल रहा था। किस पे काम चल रहा था? स्पेक्ट्रम पे। अरे किस पे? इस स्पेक्ट्रम, जिसमें हम जैसे इंद्रधनुष देखा आसमान के अंदर, देखा या नहीं देखा? हाँ, पूरा 360 एंगल के ऊपर वो बनता है, जो प्रकाश का ही रिफ्लेक्शन है पूरा का पूरा, जिसके अंदर जल का भी रोल है। जैसे आप देखते हो आसमान के अंदर बादल होते तभी बनता है, ऐसे थोड़ी बनता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पेक्ट्रम का अध्ययन चल रहा था और स्पेक्ट्रम के अध्ययन के पीछे दो व्यक्तियों का बड़ा रोल है इसमें, फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन का, जो फ्रांस के भूगोल वेता है। कहाँ के भूगोल वेता है? और उन्होंने यहाँ पे ओजोन लेयर की खोज की थी। अब ये ओजोन अपने आप में समझने वाली बात है। O3 क्या है? विशेष प्रकार की ऑक्सीजन। विशेष प्रकार की ऑक्सीजन, बोलो मेरे साथ, ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? विशेष प्रकार की ऑक्सीजन ये 3 O मतलब O परमाणु से मिलकर बनी है। 3 O परमाणुओं से मिलकर बनी है। 3 O परमाणुओं की गैस से मिलकर बनी है। परमाणुओं की गैस से मिलकर बनी है। यह बात आपको कई सारी बातें समझाओगे, मिलकर बनी है। अब आपको पता है सूर्य कई सारे रंगों को रिलीज करता है। सूर्य कई सारे रंग रिलीज करता है, जिनमें अल्ट्रावोलेट रेज भी आती है। कौन सी रेज? अल्ट्रावोलेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। अब क्या हुआ, ये लोग भी हमारी तरह थे। जैसे आज हम लोग ओजोन के बारे में अनभिज्ञ हैं, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो 1913 से पहले तो ये लोग भी अपनी तरह थे, बिल्कुल सेम टू सेम थे। अब इन लोगों की जो रिसर्च थी, वो रिसर्च ये थी कि सूर्य बहुत सारी किरणें दे रहा है और कई सारी किरणें पृथ्वी तक नहीं आ रही है, तो उनको या तो कोई कंज्यूम करने का काम कर रहा है, गायब करने का काम कर रहा है, या रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है, कोई ना कोई काम तो हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो उसने पर्टिकुलर लेयर्स की जानकारी ली। सबसे पहले उन्होंने सौरमंडल का अध्ययन किया। किसको किया? जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद फिर उन्होंने समता मंडल का अध्ययन किया। सम समान तापमान, जिसका तापमान ना तो बढ़ता है ना घटता है, ना आंधी आती है ना तूफान आते हैं, ना साइक्लोन आते हैं ना वर्टिक्स आते हैं। साइक्लोन को स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलते हैं वॉर्टिक्स। क्या बोलते हैं? जिसको आप हिंदी में बोलते हो चक्रवात। क्या बोलते हो? चक्रवात। आई बात समझ में? ना आंधी आ रही है, ना तूफान आ रही है, ना बादल हो रहे, ना बारिश हो रही है, बिल्कुल समान तापमान है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटो। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फेयर। यहां पे समझने वाली बात है। तो ओजोन मान लो अपने आप में 100% है। कितनी परसेंट है? 100%। और 100% का 10% जो हिस्सा है वो सौरमंडल में है। किसमें है? सौरमंडल में। आपको कई कहने वाले टीचर ये मिल जाएंगे कि ओजोन पर तो पूरी की पूरी समता मंडल में, ना पूरी की पूरी समता मंडल में नहीं है। समता मंडल में इसका रेशियो 90%। कितना है? 90%। तो आपको ध्यान रखना है 90% जो ओजोन परत है वो है समताप मंडल में। समताप। अरे किस मंडल में? अब आपको पता सौरमंडल और पृथ्वी, क्या बोल रहा हूं मैं? पृथ्वी, जैसे इसकी थीम भी पढ़ेंगे। पृथ्वी और सौरमंडल का जो डिस्टेंस है वो है, ध्यान रखना, 16 से लेके 19 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर है? मैंने 16 से 19 किलोमीटर ही क्यों बोला? मैं चाहता तो इसको 19-20 किलोमीटर फिक्स भी तो बोल सकता था ना। फिक्स इसलिए नहीं बोल सकते कि पृथ्वी 3D डायमेंशन में है। किसमें है? समझ में आ गई बात? तो कहीं सौरमंडल ज्यादा फैला हुआ है, कहीं कम फैला हुआ है। आप समुद्री स्तर पे जाओगे तो उसके पास में है ना। आप उत्तरी ध्रुव जाओगे तो उसके तो पास में मिलेगा। आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये जो सौरमंडल है, इसका जो डिस्टेंस, जो इसका अंतराल है, इसका जो गैप है, इसकी जो लंबाई है, एक्सटेंशन है, वो कितना है? 16 से 19 किलोमीटर। अरे कितना है? और सौरमंडल ही पृथ्वी का वो लेयर है जहां पे बादल बनते हैं, वर्षा आती है, चक्रवात आते हैं, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, सारी गैसें लगभग विद्यमान होती है। पृथ्वी का जो आवरण बनाया जाता है वो सौरमंडल के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? अगर आप इस चीज को ढंग से समझ रहे हो ना, तो आपका मानसून का एक वो हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा जो एग्जाम में कई बार कॉमन सेंस के क्वेश्चन बना के डालता है। समझ में आ गई बात? आपको ये पूछ लेगा पृथ्वी के किस मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है। आपको यह पूछ लेगा कि जो आसमान में बादल जो विजिट कर रहे हैं, पूपा जी बन के बोल रहा था ना परसों,
तो ये कहां विजिट करते हैं? सौर मंडल में। कहा करते हैं? अगर कोई चक्रवात आ रहा है, कोई आंधी आ रही है, कोई और कुछ हो रहा है, बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है, बिजली गिरक रही है, तो ये किस मंडल से आती है? सौर मंडल से। समझ में आ गई बात? अरे किस मंडल से आती है? अरे किससे आती है भाई? सौर मंडल से। इतनी बात समझ में आ गई? अरे आई या नहीं आई? पक्का आ गई ना? समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे एक तो समझना पड़ेगा, इसको ओजोन को समझना पड़ेगा। तो ओजोन यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, विशेष प्रकार की ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन परमाणु की गैस है और से मिलकर बनी है, इसलिए इसको O3 बोल दिया। और O3 को बोल दिया ओजोन लेयर। क्या बोल दिया? ओजोन लेयर। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन। कब की गई? 1913 में। अरे कब की गई? दूसरी लाइन थी कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ लिया आपको पूरा ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ गई बात? अरे ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना है? क्या बोलते हैं इसको? वैश्विक तापमान। क्या बोलते हैं? वैश्विक। मॉन्ट्रियल जगह का नाम है बेटा, जगह का नाम है। जैसे कोई संधि की जाएगी ना किसी, जैसे मान लो ये ओजोन की लेयर की अपन कॉम्प्रोमाइज करते, अगर वो जयपुर में करते तो इसका नाम होता जयपुर प्रोटोकॉल। क्या नाम होता? समझ में आ गई बात? कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोई भी अनाउंसमेंट या कोई भी समिट या कोई भी मीटिंग से होती है ना, तो स्पेशली उसका नाम उस जगह से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो उसी के नाम से जानी जाएगी। जैसे यहाँ कोई जयपुर में युद्ध होगा तो उसको जयपुर का युद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जयपुर की घटना। तो ये ओजोन से रिलेटेड घटना है, अपने फायदे के लिए घटना है। घटना क्या है कि ओजोन परत के अंदर छेद हो गया था। क्या हो गया था? छेद। और अभी 2019 में पुष्टि की गई कि वो छेद बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। क्यों हो गया? इसके पीछे रीजन था कि हम पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और सबसे कम ऑक्सीजन बन रही है। अब एक गैस ज्यादा होगी, एक गैस कम होगी। कैसे होगी? देखो मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला मैंने? हम क्या छोड़ते हैं? CO2। क्या छोड़ते भाई? लेते क्या है? O2। लेते या नहीं लेते? हमारे घर में फ्रिज चल रहा है, हमारे घर में AC चल रही है, हमारे घर में 4 व्हीलर चल रही है, हमारे घर में मोटरसाइकिल चल रही है, देश में ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, एरोप्लेनें चल रही है, आसमान के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो सब कुछ चल रहा है, तो ये सारे के सारे डीजल और पेट्रोल के वाहन है। किसके वाहन है? या फिर होंगे CFC के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। किसके होंगे? और ये सारी की सारी चीजें हैं ओजोन के ऑपोजिट, कि ओजोन के अनुकूल नहीं है, ये ओजोन के प्रतिकूल है। अरे कैसे है? मतलब उसके लिए साइड इफेक्ट है। अरे भाई मैं यहाँ पे अभी 5-10 गुंडे खड़े कर देता तो आपके अनुकूल होते हैं? प्रतिकूल। आपके अनुकूल तो शांति चाहिए ना। तो ओजोन परत को सेफ रहना है तो CFC को कम करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के वाहनों को कम करना पड़ेगा, और पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा पेड़ों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और लोगों की जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ये जाके सब करेंगे तब जाके ओजोन परत का छिद्र ठीक होगा और ये लेयर बनेगी। मैं यही तो समझा रहा था कि 1923 में खोज की गई और इन लोगों ने पता किया कि जो सूर्य अल्ट्रावायलेट किरणें हमको दे रहा है वो पृथ्वी तो आ क्यों नहीं रही है, और अगर ये आ जाए तो क्या नुकसान कर सकती है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों के पृथ्वी पे आ जाने से हर व्यक्ति स्किन कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, आंखों से अंधा हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए इसे पृथ्वी का कवच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई ना इतनी बात? अरे आई या नहीं आई? पृथ्वी का कवच कहते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि काम की चीज तो ओजोन लेयर है और इसको बचाना हमारा कर्तव्य है, बचाना चाहिए अपन को, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करोगे तो ओजोन परत की रक्षा होगी या नहीं होगी? और इन लोगों ने एक सिद्धांत भी दिया था जिसके अंदर आप एक व्यक्ति का और नाम जोड़ दो। यहां पे बोल रहा हूं मैं GMB डॉप्सन। क्या बोला मैंने? और इनका जो सिस्टम था वो था फोटोकेमिकल सिस्टम। फोटोकेमिकल सिस्टम, बोलो मेरे साथ, फोटोकेमिकल सिस्टम। अब ओजोन क्या है? बोले तो केमिकल सिस्टम ही तो है। अगर आप इसको साइंस की भाषा में समझोगे, कोई साइंस का टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो आपको यही समझाएगा कि ओजोन परत क्या है। भाई इसको ओजोन का मतलब, भाई इसका नामकरण कैसे हुआ है? इसका नाम ओजोन ही क्यों है? सी जोन क्यों नहीं है? डी जोन क्यों नहीं है? ओजोन ही क्यों है?
क्योंकि ये स्पेशल ऑक्सीजन को ही डिफाइन करती है, ये स्पेशल ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करती है। ऑक्सीजन तो है लेकिन थोड़ी स्पेसिफिक टाइप की ऑक्सीजन है। किस प्रकार की ऑक्सीजन है? स्पेसिफिक टाइप की ऑक्सीजन है। और इस ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। कितने परमाणु है? 3। और इससे जो लेयर डेवलप हो रही है इसी को बोल दिया हमने ओजोन लेयर। क्या बोल दिया? अब कोई साइंटिस्ट आदमी होगा, जब यहाँ पे एक बात कर रहे हैं जीबीएमबी डॉप्सन की, किसकी बात कर रहे हैं? जीएमबी डॉप्सन। और जीएमबी डॉप्सन ने टाइटल करके लिखा कि ये जो फोटोकेमिकल सिस्टम है, मैंने क्या बोला? सूर्य हमें क्या देता है? फोटो। अरे क्या देता है? सूर्य की किरण का मात्र किसे कहते हैं? फोटोस को। किसको बोलते हैं? क्लियर हो गई ये बात? आप कैमरे वाली फोटो मत समझना, कैमरे की जो फोटो का जो नाम लिया गया है वो बेटा किससे लिया गया है? सूर्य की किरण से। कैमरा भी तो चमका करता है ना, अरे फ्लेक्स डालता है नहीं डालता है? डालता है ना, बिल्कुल बात वही है। फोटोज लिया गया है। जैसे सूर्य के बाहर के आवरण को बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। और कोरोना से बन गया क्रोमोस्फेयर। क्या बन गया? समझ में आ गई इतनी बात? कोरोना से ही सूर्य के बाहरी आवरण को, फोटोस्फेयर के बाद जो आवरण शुरू होता है जहां से किरणें क्या करती है? गमन करती है, चलती है, परिवहन करती है, पृथ्वी तक को आती है और कहीं जाती है, सब जगह जाती है ना पृथ्वी की, ये सूर्य की किरणें। तो इसको फोटोस बोलते हैं और इसके आवरण को बोलते हैं फोटोस्फेयर और उसके बाद के आवरण को बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई इतनी बात? आई या नहीं आई? और यहाँ पे यही जीएमबी डॉप्सन ये समझा रहे हैं कि ये फोटोकेमिकल सिस्टम है, किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार काम नहीं करता है। ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य में अल्ट्रावायलेट किरणें देता है उनको वापस रिफ्लेक्ट और उनको अपने आप में समा लेती है, गायब कर लेती है, मतलब खुद उनको क्या कर लेती है? शोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? शोषित। ये सारा का सारा जो काम है वो कौन करती है? ओजोन परत। वो तो पृथ्वी तक आएगी नहीं, और पृथ्वी तक वो नहीं आएगी तो हम लोग बच जाएंगे, ठीक रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, ये ज्यादा है। ज्यादा धूप में काम करोगे तो स्किन कैंसर होने के लगभग चांस ज्यादा है। समझ गए मेरी बात? इसीलिए आजकल हम लोग धूप में कम निकलते हैं। समझ में आ गई बात? पहले वाले बोलते थे, पहले वाले ये बोलते थे कि अरे हमारे पूर्वज बड़े बुड्ढे तो बड़े मजबूत आदमी थे, कुछ नहीं होता था, सारे दिन लगे रहते। अरे तो पहले सूर्य भी ठीक था, वायु प्रदूषण थोड़ी था। समझ गए मेरी बात? लेकिन बुड्ढों को कौन समझाए भाई? उस समय गाड़ी भी नहीं थी, घोड़े भी नहीं थे। घोड़े तो थे लेकिन ये गाड़ियां घोड़े नहीं थे। आया तो समझ में? एक बार इसको अच्छे से लिख लो ये लाइनें, फिर मैं इसकी कुछ चीजें लिखा देता हूं जो आपकी इंपोर्टेंट है। सर उसके नाम पे ये यूनिट दी गई है ना? डॉप्सन। यस, हाँ तभी तो समझाया कि आप चाहो तो भी गलती ना करो। जीएमबी डॉप्सन के नाम पे ही फोटोकेमिकल सिस्टम दिया गया था और डॉप्सन यूनिट दी गई थी। डॉप्सन यूनिट को डिफाइन करने वाले डॉप्सन ही थे, इसी के नाम से यूनिट बढ़ गई है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन सब में अलग अलग फर्क होता है। ये सारे के सारे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के ये पार्ट्स हैं। वो यहां नहीं, हम सिर्फ केमिस्ट्री के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं क्या? आगे लिखो। नहीं बता दिया ना मैंने, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिखाना मुझे ये है। पहले ये लाइन लिख ली, पहली, दूसरी, तीसरी, ये भी लिख ली। ओजोन परत की इकाई डॉप्सन कहते हैं। लिखो, पहली बार ओजोन दिवस 1995 में बनाया गया। 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 समझ में आ गई बात? लिखो, 2022 ओजोन दिवस की थीम। ये बात पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन यहां से बनता है। कल ही तो गया है, कल वो नहीं पढ़ाता तो ये पढ़ाता, याद नहीं दिलाया आप लोगों ने। हाँ ये बात भी है। लिखो, ओजोन दिवस 2022 की थीम। ध्यान रखना, ये आप 2023 तक ये याद करोगे। अगला 16 सितंबर आएगा ना, तब तक ये पूछने का राइट है, इसको पूछ लेगा, किसी भी एग्जाम में डाल देगा। और यहां से क्वेश्चन आने का मतलब है एग्जामिनर को अच्छी समझ क्वेश्चंस की, डालता भी है।
तो लिखो 2022 की थीम। थीम बोलते हैं एक्चुअल विषय, मतलब बहुत बड़े ग्रुप में। थीम मैं क्या बोल रहा हूं, थीम। आगे लिखो इसमें पृथ्वी पर जीवन रक्षा के लिए, पृथ्वी पर जीवन रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। ये लाइन आप सब याद करोगे, ऐसा नहीं कि आज ही पढ़ाई बस आज याद कर ली कल को भूल जाओगे। ये पक्का टेस्ट में दूंगा तुम्हारे। टेस्ट तुम्हारा बहुत अच्छा बन रहा है अब की बार, सारी पढ़ाई में से दूंगा, वो कभी भी हो सकता है। अरे बच रहे हैं कई बच्चे, मैं चाहता हूं उनका सबका एक साथ ले ले टेस्ट का। हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, पृथ्वी पर जीवन रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ये 2022 की थीम है। ये कब की थीम है भाई, 2022 की। इतनी बात कर ली, आगे लिखो। ये लिख लो, इसमें आपको एक लाइन लिखाई था ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लिखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिखो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमें आवश्यक कदम उठाने हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमें आवश्यक कदम उठाने हैं। अब आपको कोरोना पूरा समझ में आ जाएगा। कोरोना जो बीमारी है ना, अब समझ में आ जाएगी जिनको कोरोना महामारी लग रही थी। ये इस लाइन से पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल दुनिया में हो क्या रहा है, एक्चुअल दुनिया में हो क्या रहा है। क्या बात लिखी आपने, आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लिखो जैसे ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित करना, ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित करना, हरित गृह प्रभाव संतुलित करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, बैलेंस करना। ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बोला था ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापमान। ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित करना। आगे लिखो हरित गृह प्रभाव को, क्या हुआ, हाँ इंग्लिश में बोलते बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हरित गृह प्रभाव को समझना, हरित गृह प्रभाव को समझना, वह अनुकूल कदम उठाना, वह अनुकूल कदम उठाना, वह अनुकूल कदम उठाना। हरित गृह प्रभाव को समझना, और आगे क्या बोला था, वह अनुकूल कदम उठाना। लाइन ऐसे ही आएगी आपके, लाइनें बोल रहा हूं मैं ऐसे कैसे, आपके 3-4 ऑप्शन बना के डाल देगा क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बोलते बेटा एक लेयर की एक सुरक्षा शर्तें होती है, कंडीशंस होती है। प्रोटोकॉल जैसे आप इसको पढ़ते हो ज्यादातर इंटरनेट के साथ, जैसे आपने पढ़ा होगा आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, अरे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल है, अब आपके मोबाइल के अंदर जो मॉलवेयर है उसके अंदर कई सारी अनाधिकृत सूचनाएं आती है, उनको रोकने का जो काम करते हैं वो प्रोटोकॉल्स करते हैं। कौन करते हैं, जैसे आप किसी सूचना को जीएमएल, ईएमएल या किसी मैसेंजर के माध्यम से कहीं पहुंचा रहे हो, और पहुंचाने का जो सच्चा जो रियल काम करता है, सुरक्षा का जो काम करता है, वो करता है प्रोटोकॉल। कौन करता है, और हम यहाँ पे प्रोटोकॉल बोल रहे हैं यहाँ पे ओजोन की सुरक्षा को लेके। किसकी सुरक्षा को लेके, ओजोन की सुरक्षा को लेके। अब बाकी समझना, ध्यान से देख लो एक बार, कई स्टोरी क्लियर हो जाएगी। देखो कोरोना बनाना जरूरी हो गया था। कोरोना 1960 में आ चुका था। कब आ गया था, 1960, 2003 में भी आया था, 11 में भी आया था, 19 में आया, थोड़ा उसको अपग्रेड कर दिया गया वुहान शहर में। इसके पीछे रीजन था कि पृथ्वी का जो तापमान है ना, वो 0.5 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं लाते हम लोग, तो 2040 तक पृथ्वी का जो तापमान था वो 1.5 या 2 और लगभग ओजोन परत खत्म होने की संभावना हो गई थी पूरी पूरी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ध्यान से सुन लीजिए।
अगर हम 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं लाते, सभी देशों को साथ नहीं लाते, सब देशों को काउंटर नहीं करते, अपन सब देशों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत काउंटर किया गया और उनकी जिम्मेदारियां निश्चित की गई। समझ में आ गई बात। और सबको बोला गया कि तुम्हारे देश में प्रदूषण को कम करोगे, सीएफसी को कम बढ़ाओगे, तुम्हारे यातायात के जो वाहन है उसके लिए आप देखते हो ना, ये प्रदूषण कार्ड बनता है, अरे बनता नहीं बनता, उसके पोल्यूशन कार्ड बोलते हैं, बहुत जोर दिया गया था इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ चुका था। इससे क्या होता है कि बेटा ध्यान रखना, अभी पृथ्वी का एवरेज जो टेम्परेचर है बेटा वो है 38 से 40 औसत। अरे कितना औसत है, मैं ये गर्मियों का बता रहा हूं, सर्दियों का नहीं बता रहा हूं, मानसून पढ़ोगे 38 से 40, अरे कितना है। अगर ये टेम्परेचर गलती से 52 से 57 पहुंच गया, कितना पहुंच गया, तो पूरी पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी, पूरी पृथ्वी भाप बन जाएगी, हम लोग यहां रहने लायक नहीं रहेंगे, हम सबका जो शरीर है बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा। किसकी तरह बन जाएगा, जैसे परमाणु विस्फोट देखा है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बम बरसाए गए थे, तो वहां पे क्या होता है, आग की तरह ही तो बरसते हैं ये, और हर चीज वायु बन जाती है। समझ गए मेरी बात। तो ये तापमान की वजह से तो हुआ ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस सिचुएशन को 1987 में ही समझ लिया था। कब समझ लिया था, तो 13 साल तो ये हो गए और 22 साल ये हो गए, तो लगभग आप खुद देख लो कितने हो गए, 35 साल हो गए ना। हाँ करीब करीब मैं यही देख रहा हूँ। 33 साल हम लोगों ने अच्छे से कदम उठाए, और सबसे ज्यादा परिवहन यातायात का जो काम हुआ 35 साल में हुआ है। भाई आप ज्यादा यातायात के साधन देख रहे हो तो 10-15 साल में हुआ है ना। फिर भी वायु प्रदूषण इतना मतलब बढ़ चुका है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, तारे नहीं दिखाई दे रहे, और ओजोन परत के छिद्र हो रहे हैं। और ये भी संभावना जताई गई थी अगर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं लाते तो 1940 तक तो ओजोन परत खत्म हो जाती। कितने तक, 1940। और हमने ये काम करके अब इसकी जो ओजोन की जो उम्र है वो 100 वर्ष बढ़ा दी है। कितने वर्ष बढ़ा दी है, 100 वर्ष। और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, और आवश्यक कदम 2030 तक पूरे हो जाएंगे। कब तक पूरे हो जाएंगे, और इसका एक मानक BS6, क्या बोला मैंने, BS6। जैसे हमारे भी जो गाड़ियां चल रही है बेटा वो चल रही है BS4 मानक की गाड़ियां। किस मानक की गाड़ियां, इतनी बात समझ में आ गई। तो BS4 मानक की जो गाड़ियां चल रही है, इनसे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, इनसे ओजोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, इनसे वायु प्रदूषण इतना खतरनाक हो चुका है कि आपके सबसे ज्यादा जैसे हेयर फॉल हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही है, आपका मतलब जैसे स्ट्रेस डिजीज हो रही है, आपको कहीं अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा सा लगता है। ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट इफेक्ट भी है। क्या है ये, एनवायरमेंट इफेक्ट, जो आपके ब्रेन आइडियोलॉजी को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन आइडियोलॉजी को। समझ में आ गई बात। अब आगे यहाँ पे समझो अब क्या करना पड़े। इन लोगों को 1987 में समझ आ गया था कि हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोगों को रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते ना भाई। आपके घर मोटरसाइकिल आप रोकोगे थोड़ी, नहीं रोकोगे। अगर आपको रोकने के लिए बोला जाएगा तो बोलोगे पैसे दिए, बोलोगे नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे कई देशों ने मिलकर 4, 5, 10 साल तक काम किया, लेकिन कोई देश इस रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इस रिस्क को लेने के लिए फिर यहाँ पे चीन को तैयार किया गया। किसको तैयार किया गया, चीन की जो डेमोक्रेसी है वो तानाशाही टाइप की है, हिटलर टाइप की। किस टाइप की है, वहां पे चौथा स्तर मीडिया काम नहीं करता, वहां की सरकार पे वहां के लोग ट्यूशन सिंपली नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। इंडिया में अगर ऐसा होता तो अभी तक तो हालत खराब कर देते गवर्नमेंट की, तख्ता पलट कर देते, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। तो क्या किया 2017 में, मैं क्या बोल रहा हूं 2017 में शी जिनपिंग को, क्या बोल रहा हूं मैं, शी जिनपिंग। और ये कहां के, चीन के। और शी जिनपिंग मतलब चीन एक बिल लाए, और 2017 में ये बिल लाया गया था चीन के द्वारा, और शी जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्या बोला मैंने, एक कदम तो ये उठाया। आगे इसको बोल दिया कि चाहे जितने पैसे ले ले, अमेरिका ने इसको पैसे दे दिए कि तू बीमारी को थोड़ा सा अपग्रेड कर, हमें लोगों को डराने के लिए कई लोगों को हमें मारना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अगर ये महामारी होती है ना तो अपने मतलब किसी से कंट्रोल नहीं होती है। ये इसलिए किया गया था कि लोगों को यह एहसास दिला जाए कि सबसे पहले जीवन है, उसके बाद में विलासिता है। आजकल लोग एसी को, फ्रिज को, और जैसे अच्छी अच्छी गाड़ी जा रही है जैसे 4 व्हीलर, उनको ही जीवन समझ रहे हैं। अच्छे अच्छे मोबाइल गैजेट्स को जीवन समझ रहे हैं। जो असली जीवन है उसको जीवन ही नहीं समझ रहे। ये समस्या पूरे देश की, पूरी दुनिया की समस्या है। और इनको लग गया था कि अगर इस पीढ़ी को सबक नहीं दिया तो ये पीढ़ी रुकने वाली नहीं है।
और अगर रुकने वाली नहीं है तो ओजोन परत खत्म हो जाएगी। ओजोन परत खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी को ज्यादा नष्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, 15, 20, 30 साल मुश्किल से लोग नष्ट हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगी, आका गोला बन जाएगी पृथ्वी, और वापस कब क्या होगा वो हमने थोड़ी देखा है। तो जीवन बचाने के लिए ये सबसे जो बेड़ा उठाया था वो चीन ने उठाया था, और चीन ने इस बीमारी को निजात किया था, और इसी को तरीके से सारे देश के अंदर फैलाया गया, डर फैलाया गया, लोग मारे गए। ये रेशियो था कि भाई जैसे मान लो अगर 100 लोग हैं और 100 लोग में अगर 5 लोग मरते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर 5 लोग मरने से अगर 95 लोग सेफ हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 100 लोग हैं मान लो और 5 लोग मर रहे हैं, 5 लोग के मरने से 95 लोग बच रहे हैं, तो ठीक बात है ना, समझ में आ गई बात। इसमें जो अब ये बोला कि किसको मारना है, कोई बात नहीं, जिसमें हिम्मत होगी जीने की वो बच जाएगा, जो लापरवाही करेगा मर जाएगा, समझ में आ गई ना बात। तो इसलिए कोरोना चला के भेजा गया था। इसका एक ऑथेंटिक पॉइंट आता है, एक जापान के मेडिकल साइंस के नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिनका नाम था तोशुको हुंजो, क्या नाम था, उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोरोना महामारी होती तो अभी तक पूरे देश को चपेट में ले लिया होता, कोई नहीं बच पाता, समझ में आ गई बात। तो तोशुको हुंजो ने ये स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर पाबंदियां लगाती कि नहीं आपके इसके आगे लो। अब देखो सीधी सी बात है, मेडिकल साइंस से कोई व्यक्ति होगा उसको सारा पता है या नहीं है। भाई आप जैसे जीके के एक्सपर्ट हो, मैं अगर जीके में गलत पढ़ाऊंगा आपको तो पता चल जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मेडिकल साइंस में जैसे ही गलत किया गया तो तोशुको हुंजो जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया, बोला कि ये ठीक नहीं है, यह साजिश है। और बिल्कुल साजिश थी, बिल्कुल साजिश थी, और साजिश पूरी दुनिया की मानव अस्तित्व को बचाने की थी कि मानव को बचाया कैसे जाए। इसके बाद अब इसमें दूसरा रीजन ये आता है, 2030 तक हमारी जो शहरी रोडें हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल गाड़ियां चलेगी। कौन सी गाड़ी चलेगी, इलेक्ट्रिकल, समझ में आ गई बात। अब इलेक्ट्रिकल गाड़ियां जिनमें इंजन आएगा लेकिन डीजल वाला इंजन नहीं आएगा, समझ में आ गई बात। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि धुआं नहीं निकलेगा। धुआं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है पूरा का पूरा, है या नहीं है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गाड़ियों से पोल्यूशन ना के बराबर है, हवा स्वच्छ रहेगी। आप खुद देख लो, जब 2-3 महीने तक का लॉकडाउन लगा था, आसमान साफ हो गया था, हवा शुद्ध हो गई थी, हम सब लोग जीने का मतलब समझ गए थे। हमें बुरा इसलिए लगा था क्योंकि हमारी लाइफ कुछ अलग थी पहले, उसको बदला गया है, समझ में आ गई बात। आप एक बात देखो, 21 दिन का लॉकडाउन लगा, उसके पीछे मैसेज था। पढ़े लिखे लोग किसी चीज का ऑब्जेक्शन नहीं करते। 21 दिन किसी आदत को बनाने में लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, 21 दिन, समझ में आ गई बात। तो हर सेंटेंस को यहाँ पे मैनेज किया गया था, अच्छे से डील किया गया था, अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया था। अब तो समझ में आ रहा है कोरोना क्या थे। आगे भी ऐसे प्रयोग होंगे, तरीका अलग होगा। इसलिए जिसको जीवन जीने की इच्छा रखनी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे, जीवन समझने की कोशिश करे, और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी, मतलब पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश करे। यहाँ पे ओजोन पृथ्वी दिवस के ऊपर जो सीधा सा मैसेज है, इंटेंशन है, वो यही है कि लोगों को ओजोन परत के प्रति जागरूक करना। क्या करना, जागरूक करना। इसको बताने की बहुत सारी स्टोरियां। अब इसमें एक सबसे शानदार क्वेश्चन बताता हूं, IPCC, क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है अभी आया था, मैंने पढ़ा भी रखा है पहले करंट जीके में। इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, रिपीट, इंटर गवर्नमेंटल, बोलो मेरे साथ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज के तहत दुनिया का पहला कौन सा देश है जिसने जलवायु आपातकाल घोषित किया। यह क्वेश्चन आ चुका है, मैं एक क्लास पढ़ा रहा था आरएस की, उसमें चिल्ला के बताया था कि क्वेश्चन आएगा, अब भी आ रहा है हर क्वेश्चन में। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन लिखना चाहे तो मैं फिर बोल रहा हूं, इंटर गवर्नमेंटल, इसको बोलते हैं अंतर, क्या बोलते हैं इसको, अंतरराज्यीय, मतलब अंतरराष्ट्रीय का अंतरराज्यीय, समझ गए ना। क्या बोला आगे, पैनल, पैनल होता बोर्ड, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं जलवायु परिवर्तन को। अरे किसको बोलते हैं, तो पहले तो आप इसको समझो, IPCC, IPCC। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की, बोलो मेरे साथ। लिख रहा था तो लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा दिया आपने, कहां लिखाया था मैंने, अच्छा अच्छा। और दूसरा देश ध्यान रखना, आयरलैंड। कौन सा देश है, आयरलैंड। अब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, क्या मतलब समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से सुन लीजिए
यहाँ पे जलवायु आपातकाल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जलवायु, क्या बोला मैंने? आपातकाल, इसको बोलते हैं क्लाइमेट इमरजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइमेट इमरजेंसी। समझ में आ गई बात? क्लाइमेट इमरजेंसी का मतलब यह है कि जलवायु, अब जल और वायु ठीक नहीं है, अब तो इनको सांस लेना भी घातक हो गया है। सांस लेने का मतलब है किसी भी बीमारी को इनवाइट करना। आजकल हम बीमार हो रहे हैं ना बिना इनवाइट के। हम जैसे कल ही कहीं जाके आए थे, मौसम थोड़ा सा बदला सा, शाम तक बीमार हो जाते हैं, तो हमारा जो स्टेमिना है, जो बॉडी इम्यूनिटी है, बहुत लो चली गई है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी है। और यहाँ पे जो हवा है, जो हम चाह के भी नहीं बच पाएंगे इससे, क्या करें अपन, कर क्या सकते हैं? अब हवा कहां से लेके आए? दुकान पे मिलती नहीं है कि हमें हवा दे दो 5-10 रुपए की, हम हमारी वाली हवा ले लें। पता है, उसमें एक मूवी भी आई थी, आपको पता हो, कोरोना के समय एक मूवी भी आई थी कोरोना के समय, और उस मूवी के अंदर सीधा सीधा समझा गया था कि एक समय यह आने वाला है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की स्मगलिंग होगी, और ऑक्सीजन सबसे बड़ा बिजनेस होगा दुनिया का। हाँ बिल्कुल, देखी होगी ना? नहीं देखी, देखा करो।